हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन एंड हेल्दी एट योर होम। तो आज हम अपने चैनल मोल्डिंग माइंड्स पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली द्वारा विज्ञान विषय की 10वीं कक्षा को दी गई वर्कशीट नंबर 15 को करेंगे। इस वर्कशीट की जो डेट है वो है 7 अगस्त 2020 और विषय हमारा जो चल रहा है वो है अम्ल, क्षारक और लवण। तो हमने अपनी पिछली वर्कशीट नंबर 14 में कुछ लवणों के बारे में बात की थी। हमने पिछली वर्कशीट में 4 लवण किए थे। सबसे पहला लवण था आपका विरंजक चूर्ण, जिसको हमने ब्लीचिंग पाउडर बोला था। उसके बाद हमने किया था बेकिंग सोडा, फिर हमने किया था बेकिंग पाउडर और अंत में हमने किया था धुवन सोडा या वॉशिंग सोडा। उसी श्रृंखला में अगला लवण नेक्स्ट सॉल्ट इन द सीरीज इज प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र देखते हैं। सबसे पहले क्या है, CaSO4 डॉट को हम बोलेंगे इनटू 1/2 हाफ H2O। तो इसका नाम बनाएंगे, देखिए Ca को बोलते हैं कैल्शियम, SO4 को बोला जाता है सल्फेट, इनटू 1/2 को हम बोलते हैं हेमी और H2O को हम बोलते हैं हाइड्रेट। तो पूरा नाम हो जाएगा स्टूडेंट्स कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो उसके बाद आगे देखिए, इसको प्राप्त करने का तरीका क्या है। यह जिप्सम यानी कि एक पदार्थ है जिसका सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O। पूरा नाम आप लिखेंगे तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। दो के लिए डाई, बाकी सब वही है जो पीओपी के नाम में हुई है। वो लगभग 373 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। अब कैसे, देखिए क्या अंतर है ये ऊपर वाले में और इस नीचे वाले जिप्सम में पीओपी में। देखिए CaSO4 सेम है, H2O सेम है, लेकिन अंतर क्या है, कहाँ है। यहाँ पर पानी का आधा अणु है जबकि यहाँ पर पानी के 2 अणु यूज किए स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना है, जिप्सम को लीजिए और 373 केल्विन पर गर्म कर दीजिए। पानी आपको पता है गर्म करने से वाष्पित होकर उड़ जाता है और वहां पर क्या बचेगा, हाफ यानी कि आधा अणु बचेगा इसका पानी का, और आपको क्या मिल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस तापमान पर जिप्सम में उपस्थित जल के अणु वाष्पित हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी में आपका जिप्सम नाम का पदार्थ चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स, बदल जाता है। आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण धर्म यानी कि आपकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो दी गई है। सबसे पहला प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल प्रॉपर्टी गुण धर्म क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है। इसका मतलब आपसे पूछे रंग कैसा है पीओपी का, तो कैसा है, सफेद, व्हाइट है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा गुण धर्म क्या है, जल मिलने पर यह पुनः ठोस जिप्सम बन जाता है और यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो देखिए हमें क्या करना है, अगर आप CaSO4 इंटू 2H2O लिखते हो तो जिप्सम हो गया, अगर CaSO4 इंटू हाफ H2O लिखते हो तो पीओपी हो गया। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप पीओपी के अंदर यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O के अंदर 1 गुना 1/2 यानी कि आप 1.5 H2O का मॉलिक्यूल या अणु डालते हैं तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, वापस जिप्सम मिल जाएगा। देखिए CaSO4 सेम आ गया, तो उसके बाद यहाँ पर हाफ है और यहाँ पर 1.5 है, तो हाफ एंड 1.5 कितना हो जाएगा आपका, 2 अणु, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे पानी के, रोक वापस क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। लेकिन साथ में एक चीज और भी इन्होंने बोल रखी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है भाई, अभिक्रियाओं में, किसी अभिक्रिया में तापमान आपका जो भी पदार्थ है वो सोखता है, किसी में तापमान को बाहर छोड़ता है यानी कि ऊष्मा को बाहर निकालता है। तो एक्सो यानी कि बाहर निकालना या ऊष्माक्षेपी मतलब वह अभिक्रिया जिसके अंदर तापमान को बाहर निकाला जाता है या ऊष्मा को बाहर धकेला जाता है, उसे आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए
आगे दिया गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसके उपयोग क्या हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला उपयोग होता है कि हमारी जो कभी शरीर में कोई हड्डी टूटती है तो हम क्या करते हैं, प्लास्टर कराने के लिए जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है, प्लास्टर कर देता है। वो प्लास्टर जो है वो आपका पीओपी उसके अंदर इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका उपयोग है सुंदर एवं डिजाइनर छतों और कमरों के इंटीरियर बनाने में। देखिए आजकल हम फॉल्स सीलिंग बनवाते हैं अपनी छतों पर और हमारी जो दीवारें हैं उस पर भी डिजाइन निकलवाते हैं, छतों पर डिजाइन निकलवाते हैं, रूफ टॉप जो होता है उसके ऊपर, तो वो वहां पर भी आप पीओपी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दूसरा प्रयोग है खिलौने एवं सजावटी सामग्री बनाने में इसका प्रयोग, जैसे आप मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, उसमें प्रयोग होता है। और अंतिम प्रयोग है मिट्टी के साँचे बनाने में। तो मिट्टी के साँचे बनते हैं, किसी भी वस्तु का निर्माण करने के लिए जो साँचे की हमें जरूरत पड़ती है तो मिट्टी के साँचे बनाने में भी आप पीओपी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हार्ड होता है और आपके साँचा जो है उससे उसको सॉलिडिटी यानी कि थोड़ा सा ठोसपन प्राप्त होता है दोस्तों। उसके बाद आपका यहीं पर अगला जो सब टॉपिक है, एक छोटा विषय उप विषय है, वो है क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं। एक प्रश्न है कि क्या जो लवण है उनके जो क्रिस्टल्स, उनके जो छोटे छोटे जमे हुए भाग हैं उनके अंदर या वास्तव में वो शुष्क होते हैं और ड्राई होते हैं या नहीं। आर द क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्ट रियली ड्राई। तो क्या बोला है दोस्तों, देखते हैं लवण के क्रिस्टल शुष्क प्रतीत होते हैं, यानी कि सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स हैं वो ड्राई लगते जरूर हैं, लेकिन बहुत से लवण ऐसे होते हैं जिनमें जल के अणु उपस्थित होते हैं। मीनिंग कि ऐसे बहुत सारे लवण होते हैं जिनके अंदर जल के वाटर के मोलिक्यूल्स, जल के अणु उपस्थित होते हैं। अब ये कैसे उपस्थित होते हैं और ये क्या होता है, ये देखिए लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण के एक फॉर्मूला यूनिट मास में या फॉर्मूला यूनिट में जल के कितने निश्चित अणुओं की संख्या होती है। मतलब ये मानिए, देखिए मैं ये बोलता हूं कि मेरे पास एक लवण की एक सूत्र इकाई है, तो उस एक लवण की एक सूत्र इकाई में कितने जल के अणुओं की संख्या उपस्थित होगी, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्रिस्टलन का जल, इंग्लिश में बोला जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और लवण जिसमें जल के अणु उपस्थित होंगे, जो लवण होगा जिसमें जल के आपके अणु उपस्थित होंगे, उस लवण को हम क्या बोलेंगे, आर्द्र लवण है, और इंग्लिश में बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे रखा कॉपर सल्फेट। अब देखिए उदाहरण से हम समझते हैं क्या दे रखा। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों का रंग नीला होता है या नीले रंग के वो दिखाई देते हैं, क्योंकि इनमें जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं, जिसके कारण कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र कैसा होगा या क्या होगा, ये देखिए Cu कॉपर, SO4 सल्फेट, 5 को हम बोलेंगे पेंटा और H2O को हम बोलते हैं हाइड्रेट। तो इसका सूत्र आपको लिखना है तो CuSO4 इंटू 5H2O, और अगर इसका आपको वैज्ञानिक नाम या IUPAC नाम लिखना है इसका, तो आप लिख सकते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ओके, या फिर आप इसको कॉपर सल्फेट भी सीधा बोल सकते हैं। सॉल्यूशन जो है उसके बारे में तो आगे दे रखा है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जब गर्म किए जाते हैं तो यह जल के अणुओं का त्याग करता है और इसका रंग सफेद हो जाता है। प्रदर्शित कर रखा है यहाँ पर एक रिएक्शन, एक CuSO4 into 5H2O, इट विल बी गेटिंग सम हीट, और इसको जैसे आप ऊष्मा दोगे तो ये क्या होगा, ये आपका CuSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें पहले रंग कॉपर सल्फेट का नीला था, लेकिन यहाँ पर अब क्या है, कॉपर CuSO4 का रंग क्या होगा, सफेद हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो 5 पानी के अणु थे, 5 वाटर मॉलिक्यूल से, वो अब निकल चुके हैं स्टूडेंट्स, तो उनके कारण नीला रंग नहीं रहेगा, अभी व्हाइट कलर हो जाएगा। आगे देखते हैं, लेकिन जब अनाद्र कॉपर सल्फेट में जल मिलाया जाता है, जैसे वो एनहाइड्रस यानी कि वो बिल्कुल आर्द्रता रहित जो कॉपर सल्फेट है, उसके अंदर आप दोबारा जल मिलाओगे या फिर वायु में उपस्थित नमी के संपर्क में वो आएगा, तो वह पुनः नीला हो जाता है, तो उसको दोबारा वो नीला हो जाता है दोस्तों।
उसके बाद देखिए हमें 4 यहाँ पर लवणों का नाम दे रखा है, उनका रंग दे रखा है, रासायनिक सूत्र दे रखा है। सबसे पहला कॉपर सल्फेट, रंग हमने भी पढ़ा नीला क्योंकि 5 वाटर के अणु होते हैं। सूत्र है CuSO4 × 5H2। उसके बाद है फेरस सल्फेट, जो लोहे का सल्फेट होता है, आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं उसको, उसका रंग होता है हरा। FeSO4 × 7H2, यहाँ पर 7 मॉलिक्यूल होते हैं पानी के, इसलिए हरा रंग हो जाता है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट यानी कि दोहन सोडा, दोहना सोडा का हमने कल भी पढ़ा था, उसमें क्या था Na2CO3, तो क्या आपका वॉशिंग जो बेकिंग सोडा वो है सोडियम कार्बोनेट × 10H2 यानी कि 10 पानी के अणु हैं। और अंतिम में है जिप्सम, इसका रंग सफेद होता है। सूत्र है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट × 2H2 डाइहाइड्रेट। स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारा विषय आज का। उसके बारे में हम जो प्रश्न है वो कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है पीओपी का पूरा नाम लिखिए, तो हमें पता है पीओपी का पूरा नाम क्या है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और 3 उपयोग लिखे, देखिए मिट्टी के सांचे बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, खिलौने सजावटी सामान बनाने में प्रयोग होता है, डिजाइनर छतें और कमरों का इंटीरियर बनाने में प्रयोग होता है, और एक अंतिम प्रयोग था आपका फ्रैक्चर्ड बोन्स जो होती है, हड्डियां जो टूटी होती है, जो फ्रैक्चर होता है उस पर प्लास्टर बांधा जाता है, तो उसमें इसका प्रयोग होता है। उदाहरण सहित क्रिस्टलन का जल परिभाषित कीजिए। तो क्रिस्टलन का जल क्या है कि एक यूनिट के अंदर या एक यूनिट इकाई के अंदर, एक सूत्र इकाई के अंदर जल के निश्चित अणुओं की संख्या, कितने जल के निश्चित अणु प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे, उसको हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। और जिस पदार्थ के अंदर वो आपके पानी के अणु उपस्थित होते हैं उस पदार्थ को क्या बोलेंगे, उस पदार्थ को बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट, आर्द्र लवण। जैसे हमने कॉपर सल्फेट का उदाहरण दिया था, तो नीले रंग का था, उसके अंदर 5 अणु पानी के उपस्थित थे। ठीक है, तो उसके बाद आपका अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से कैसे प्राप्त करें। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से प्राप्त करने का तरीका क्या है, आप जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन या केल्विन पर गर्म कीजिए, और वहां से जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर देखो दे रखा है, तो जो पानी के अणु हैं वो वाष्पित हो जाते हैं और पीओपी में आपका जिप्सम चेंज हो जाता है। ये पूरा यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, क्या होता है जब क्रिस्टलन CuSO4 को गर्म किया जाता है। देखो हमें पता है कि आपका जो क्रिस्टलन CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट जो है वो नीले रंग का होता है, पर जब हम उसको गर्म करते हैं, देखिए यहाँ पर CuSO4 × 5H2O, उसको जैसे ही हमने ऊष्मा दी तो वो क्या हो गया, सफेद रंग का हो गया स्टूडेंट। तो वो क्या हो जाएगा आपका, गर्म करने पर सफेद रंग का हो जाएगा। और इस प्रकार बनने वाले पदार्थ का रंग क्या था, पहले गर्म करने से पहले उसका नीला रंग था, और गर्म करने के बाद उसका रंग कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा स्टूडेंट्स। अंतिम क्वेश्चन है, किन्हीं 3 आर्द्र लवणों के नाम व सूत्र लिखिए। तो ये बहुत इजी है, आप यहाँ से किन्हीं भी तीनों के नाम और सूत्र लिख सकते हैं, चाहे कॉपर सल्फेट लिखिए, फेरस सल्फेट लिखिए, सोडियम कार्बोनेट लिखिए, और जिप्सम में से किसी भी तीनों का आप नाम और सूत्र यहाँ से लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे पढ़ाने के तरीके के बारे में या हमारे वीडियो में किसी भी और किसी जानकारी प्राप्त करने के बारे में आप हमें कमेंट छोड़ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो में पढ़ाने का तरीका या फिर वीडियो में आपकी जो जानकारी हो आपको कैसी लगी उसके बारे में भी आप हमारे पास कमेंट कीजिए। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं और मिलेंगे आपसे आपकी अगली वर्कशीट नंबर 16 के अंदर। धन्यवाद, शुभ दिन, जय हिंद, जय भारत।